नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, एक महामारी विशेषज्ञ और कोविड-19 महामारी का लेखक। हम एक एक चैप्टर को उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। आज हमारा जो किताब है कोविड-19 पैंडेमिक महामारी, जो कि अंग्रेजी से अनुवाद है कोविड-19 पैंडेमिक का, उसका आखिरी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 24। इस चैप्टर में मैंने जो बताए हैं कि इसका जो शीर्षक है कि कोविड-19 एक शतरंज के खेल के साथ हमने उसका तुलना किया है। और हम बोर्ड में हर मोहरे को देख रहे हैं और उनका जो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, उसको देख रहे हैं कि हम एक ही खाली मोहरे को देख रहे हैं। तो अंग्रेजी में टाइटल है द कोविड-19 चेस बोर्ड, आर वी सीइंग ऑल द पीसेस एंड देयर कॉम्बिनेशन ऑन द बोर्ड। तो आपको मालूम होगा शतरंज के खेल में हर पीस से खेल होता है। जो भी अच्छा खिलाड़ी होता है वो वजीर से लेके एक पैदे तक सबका बराबर कॉम्बिनेशन करता है। एक प्रकार से पूरे बोर्ड को देखता है, अगला के पीसेस कैसे हैं उसको भी देखता है, अगले के मोहरे कैसे हैं, तभी उसको गेम में वो विजय प्राप्त कर पाता है। और हमने जो महामारी महामारी ज्ञान जो है, महामारी विशेषज्ञ है, वो एक शतरंज के खिलाड़ी जैसे होना चाहिए। वो पूरा कोई भी, जैसे अभी महामारी हुआ था, अलग अलग देश में हुआ था, अलग अलग लोगों में हुआ था, सब में एक सा नहीं हुआ था। किसी में ज़्यादा असर हुआ था, किसी में कम असर हुआ था। उसके कई दूसरे वजह हो सकते हैं और वो दूसरे मोहरे हम कह रहे हैं उसको। और उसके बाद जब वैक्सीन आया, वो एक मोहरा है। हो सकता चलो उसको वजीर मान लो या तगड़ा मोहरा मान लो, पर हमारा नज़र अगर शतरंज में भी खाली वजीर के ऊपर है या क्वीन के ऊपर है, बाकी मोहरे का हम ख्याल नहीं करेंगे, तो हम हो सकता हम गेम नहीं जीत सकते। अनबैलेंस्ड गेम होगा। कितना भी तगड़ा मोहरा है, एक मोहरे से आप नहीं खेल सकते हो। तो हम उसी के साथ तुलना करके हमने बताया है कि चिकित्सक, जो चिकित्सक होता है, जो एक मरीज का चिकित्सक होता है, जिसको हम क्लिनिशियन कहते हैं, वो एक समय में एक मरीज को देखता है और एक ही चेस के मोहरे को देखता है। जबकि महामारी विशेषज्ञ है, वो पूरे समाज को में जो जैसे बीमारी कैसे समाज में असर कर रहा है उसको देखता है। और वो सभी मोहरे को देखता है, हर फैक्टर्स को देखता है और उनका कॉम्बिनेशन देखता है सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए। और भी बीमारी हो सकते हैं, खाली एक ही बीमारी नहीं है। अभी कोविड के टाइम भी दूसरे बीमारी अभी चल रहे थे हमारे देश में, तो वो मोहरे भी हमने नहीं देखे। और हमने ये चालू किया है, हमने शुरू में एक फोटो दिया है कि मैं एक अपने छात्र के साथ अपने ऑफिस में बैठ के ही शतरंज खेल रहा हूँ। उस टाइम क्या था, ये लॉकडाउन के टाइम सब कॉलेज वगैरह बंद कर दिए थे। कुछ छात्र आते थे जो कि हमारे से मिलते थे और हम भी उनसे मिलते थे, और कुछ काम नहीं था तो हम शतरंज खेलते थे। तो हम उसी शतरंज के खेल से हम उनको अपना महामारी विज्ञान सिखाते थे कि देखिए जैसे हम शतरंज खेल रहे हैं, ऐसे ही हमको महामारी विज्ञान होता है जो कि हर मोहरे को लेके चलता है। तो महामारी विज्ञान पढ़ाने में मेरी पसंदीदा तरीकों में से एक आकर्षक क्षेत्र की तुलना शतरंज के खेल से करना है। इस आकर्षक क्षेत्र जो महामारी विशेषज्ञ है, महामारी विज्ञान का जो क्षेत्र है, उसकी तुलना हम शतरंज के खेल से हमेशा करना पसंद करते थे। जबकि व्यक्तिगत रोगियों का इलाज करने वाला एक चिकित्सक बीमारी की समस्या के टुकड़े में देखता है, एक महामारी विज्ञान बड़ी तस्वीर देखता है। तो हमको अभी बातें हम करते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो बिल्कुल पूरा बोर्ड देखना चाहिए। अब वो एक एक बीमारी को एक ही कंट्री में कैसे हो रहा है, वेस्टर्न कंट्री डोमिनेटेड है, हम वेस्ट में जो हो रहा है, हो सकता कुछ बीमारी वहाँ पे ज़्यादा असर करे, हमारे देश में कम असर करे। और हम जो मेजर्स वेस्ट में लागू कर रहे हैं उसी को अगर हम अफ्रीका एशिया में, जहाँ पे कि वो बीमारी का इतना असर नहीं
हुआ है। इसी महामारी को ले लीजिएगा, कोविड-19 का, मैंने पूरे इस चैप्टर में मैंने पूरे टेबल पेश किए हैं, 3 टेबल मैंने पेश किए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, और कई इस लेख में भी मैंने किए हैं। ये नेशनल हेराल्ड के इससे हैं, तो उस साइट में भी देख सकते हैं अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं। या उस किताब में हमने क्या किया है, हमने कुछ देश, पश्चिमी देशों का, 10 पश्चिमी देशों का और अफ्रीकन देशों का और एशिया देशों का कुछ कुछ देश हमने लिए हैं, और उनका कंपैरेटिव डेटा दिया है कि जब महामारी चालू हुआ था मई 2020, और उसके बाद 1.5 साल बाद 2021, इतना 1.5 साल में कितना फर्क पड़ा, आपस में जो फर्क था, क्योंकि शुरू से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, अमेरिका, यूरोप, उसके जो केसेस और डेथ पर्टिकुलरली डेथ ज़्यादा हमने कंपेयर किया, क्योंकि वो कंपेयर करना इजी रहता है, केसेस रिपोर्टिंग के ऊपर रहता है, तो डेथ्स ज़्यादा पक्का डेटा होता है। तो डेथ्स 10 गुना ज़्यादा, 10 से 20 गुना ज़्यादा पर 1000 पॉपुलेशन, 10 गुना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में था, और अफ्रीकन कंट्री से तो 15-20 गुना ज़्यादा था। तो एशियन अफ्रीका कंट्री में शुरू में भी, महामारी के शुरू में भी इतना फर्क था, 1.5 साल बाद हमने फिर कंपेयर किया, उसी टेबल में हमने बताए हैं, 1.5 साल बाद भी उतना ही फर्क रहा, बरकरार रहा। तो इसका मतलब जो 1.5 साल में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनका 80-90% वैक्सीनेशन हो गया था, 2-2 बूस्टर लग गए थे। अफ्रीका में 5% भी नहीं वैक्सीनेशन हुआ था। एशिया में दोनों के बीच का आप ले लो, तो इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट में जो डिफरेंस था, कंपैरेटिव स्टडी, उसके साथ साथ हमने इन टेबलों में क्या कंपेयर किया है, मोटापा कंपेयर किया है बीएमआई का डेटा के साथ, और एज कंपेयर किया है। इसमें बहुत अच्छी 2 चीज़ें आई हैं। एक तो उम्र के साथ, जहाँ जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज का एज ज़्यादा है, और एज का तो हमको मालूम है, जो एजेड लोगों में ये ज़्यादा घातक था महामारी में, कोविड-19 महामारी। और उससे भी ज़्यादा हमको जो ये लगा, इंटरेस्टिंग लगा, वो था कि एज से ज़्यादा मोटापे के साथ इसका ज़्यादा एसोसिएशन था, संबंध था। तो जहाँ जहाँ मोटापा, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप और यूएसए में, और ब्राज़ील में भी, साउथ अमेरिका, एक एक्सेप्शन है ब्राज़ील, उसमें ऑलमोस्ट 60% लोग को बीएमआई जरूरत से ज़्यादा था, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि एक मोटापा का मेजर है, बॉडी मास इंडेक्स। और वहाँ पे 60% लोग का ओवरवेट थे, जिसको हम ओवरवेट कहते हैं। और एशियाई कंट्री में करीब 25% ओवरवेट थे, और अफ्रीकन कंट्री में 20% कभी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात ये देखा गया कि जापान का एज बहुत ज़्यादा था, जो कि वेस्टर्न कंट्री से भी ज़्यादा मान लो। हम उम्मीद करते थे कि इस एज के ज़्यादा होने के कारण उनमें शायद ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, पर उनका जो डेथ रेट था कोविड से, वो 1/3 था वेस्टर्न कंट्री से, वो एशियाई कंट्री से जितना ही था, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 नहीं, 5 to 10 times कम था उनका डेथ रेट कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, ऑलमोस्ट लाइक एशियन कंट्रीज। तो इससे पता चलता है कि, और जापान का जो मोटापा 20-25% ही था, जो ओवरवेट परसेंट 25% था, और वेस्टर्न कंट्रीज का 60% था। तो 1/3 मोटापा था जापान का, और 10 times उनका डेथ रेट कम था। दूसरे एशियन कंट्रीज में भी डेथ रेट कम था, और उनका मोटापा भी कम था। और अफ्रीका सबसे दिलचस्प है, उनका तो मोटापा 20-25 के बीच में था, और उनका वैक्सीनेशन कवरेज भी हमने इसमें दिया है, बहुत कम था उनका वैक्सीनेशन कवरेज। नाइजीरिया का 1.9% था, 1.9। और अफ्रीका में भी यार देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका का 30% वैक्सीनेशन कवरेज था। अफ्रीका में उनका वैक्सीनेशन कवरेज सबसे ज़्यादा था, पर उनका मोटापा भी 50% के ऊपर था, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में साउथ। और उनका जो डेथ रेट था कोविड से, वो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज से 5 times ज़्यादा था। तो ये जबकि दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में वैक्सीनेशन रेट 5% था, साउथ अफ्रीका में 30% था, पर मोटापा ज़्यादा होने के कारण साउथ अफ्रीका में
दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज से 5 टाइम्स ज़्यादा डेथ रेट था कोविड से। तो ये बहुत आराम से इसमें दिख रहा है कि हम जो भी किए हैं पूरे दुनिया भर के गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, स्वीडन का भी हमने डेटा दिखाया है कि स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया था, तो उनका भी जो डेथ रेट है वो कोई ज़्यादा नहीं है। दूसरे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, यूरोप, उन्होंने लॉकडाउन किया था, स्वीडन ने नहीं किया था। स्वीडन का भी कोई वैसा ही है, उनसे बल्कि कम ही है, तो ज़्यादा नहीं है, और उनका अफ्रीकन एशियन कंट्री से ज़्यादा है। तो हमारे को इसमें हम चैप्टर में ये बताना चाहते थे कि हमने जो मेजर लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कुदरती तरीके से पैंडेमिक चलता रहा, और कुदरती तरीकों में कुछ ऐसे मोहरे थे जो रिस्क फैक्टर्स थे, जैसे कि मोटापा, और एज तो हम चेंज नहीं कर सकते, और उसके साथ हो सकता कोमोबिलिटी भी आता है मोटापे के साथ। इनडायरेक्ट मेजर है डायबिटीज और हाइपरटेंशन का, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इसीलिए जो हम आगे की महामारी, वैक्सीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो हम पॉपुलेशन लेवल से डेटा देखते हैं। सबसे अच्छा इसका उदाहरण अफ्रीका। और अभी जो से महामारी का लिए टीके ला रहे हैं WHO, और कह रहे हैं अभी वैक्सीन के ऊपर ये जता रहे हैं कि इस महामारी में बहुत अन्याय हुआ कि अफ्रीकन देशों को इक्वल वैक्सीन नहीं मिला। पर अगर देखा जाए तो बिगर वैक्सीन के उनका महामारी में कुछ उनको ज़्यादा गलत प्रभाव दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ है, बल्कि कमी उनको। तो हमारा इस चैप्टर में साफ साफ दिखता है, अगर ये टेबल से देखेंगे और इसका जो विवरण हमने दिया है, साफ दिखता है कि इसमें जो है कि जो जनरल हेल्थ है, मोटापे से हम जनरल हेल्थ का इनडायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं। उससे हमारा महामारी से हमको सबसे तगड़ा बचाव हुआ है इसमें भी, और इसके अलावा आगे आने वाली महामारी में भी इसी से हमको ये मिलेगा। न कि हमको वैक्सीन होना, ठीक है वो एक एक शतरंज का मोड़ा है, कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लोगों में वैक्सीन, पर मास वैक्सीनेशन अंधाधुंध जब इसमें किया है, इसमें हम साइड इफेक्ट की अगर बात नहीं भी करें, हालांकि अभी साइड इफेक्ट आ रहे हैं धीरे धीरे, पर्टिकुलरली यंग पीपल में मायोकार्डाइटिस या ब्रेन स्ट्रोक, जो कि काफ़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि अगर इतना साइड इफेक्ट अगर थोड़ा भी हो तो वो हमारे लिए बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि यंग एज में ये सब बीमारी से हमको कोई खतरा नहीं था। और दूसरी बात है कि अगर नहीं भी हम साइड इफेक्ट को नज़रअंदाज भी कर दे एक समय, तो अभी जब लार्ज डेटा सेट्स में हमको वैक्सीन का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो इकोनॉमिक लॉस भी काफ़ी हुआ है। और इसीलिए, और दूसरा एक और है कि हमारा जो नेचुरल इम्यूनिटी होता है कोरोना वायरस कई टाइप के होते हैं। दूसरा कारण हमने इसमें लेख में हमने ये भी सोचा है कि हो सकता है कि हमारे अफ्रीका एशिया देश बड़े क्राउडेड है, पॉपुलेशन डेंसिटी 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा है। हो सकता है कि दूसरे कोरोना वायरस से भी हम संक्रामित होते हैं, उससे भी थोड़ा क्रॉस इम्यूनिटी मिलता हो। तो इसीलिए इतना आइसोलेशन, इतना ये हेल्थ की वजह से भी एक एक्सट्रीम आइसोलेशन, एक्सट्रीम हाइजीन से भी हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी शायद कम हो जाता है। और ऐसे आ रहे हैं अभी कई ऐसे रिसर्च भी बताते हैं कि हमारा जितना माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होता है, ये होता है हमारा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलस मिलता है। तो तो ये आज हमारा ये, इसके साथ ही हमारा ये जो बुक रीडिंग है कोविड-19 महामारी का ख़त्म होता है। पर हमने जैसे बताए थे पहले भी, इसके अलावा यह खाली 24 कॉलम ही है, पर तकरीबन सभी इसमें पहलू आ जाते हैं महामारी का। तो इसीलिए हमने ये सब सिलेक्शन करके इस किताब में लिखा है। इसके बाद भी मेरे और 20-25 कॉलम इसी महामारी के दौरान है, जो कि एक रनिंग कमेंट्री है आंखों देखा हाल महामारी का। वो एक प्रकार से ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन सकता है, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, क्योंकि ये जो जो हमने लिखे थे शुरू से लिखे थे, और जैसे जैसे लिखे थे, जैसे जैसे इवेंट्स हुए, वो ऐसे उसको साबित हुए कि वो हमने, हमारा जो अनुमान था वो सही था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ और मैं प्रिडिक्ट अच्छा किया हूँ। मैंने खाली जो एपिडेमोलॉजी के प्रिंसिपल्स थे उसी के आधार पर ये कॉलम्स लिखे थे। और देखा जाए तो हमको ये बताता है कि प्रिंसिपल्स हमारे बड़े साउंड थे,
कई सालों के बाद ये इसका निचोड़ हुआ है, और इस महामारी में इसको बिल्कुल अंधादेख कर दिया, इसको अ, देखा ही नहीं, नज़रअंदाज कर दिया एक प्रकार से। जो भी इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन राइट्स को भी पूरा कुचल दिया, और आम आदमी को काफ़ी इससे नुकसान हुआ है। और इसका, ये किताब का यही एक सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है कि ये, अभी लोग सोचेंगे कि अभी तो हो गया है, नहीं, एक ऐतिहासिक, ये हम अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अध्ययन करते हैं, क्या गलती हुआ था, कौन कौन आर्मी ने गलती किया था, और उससे हमको अभी भी जो मिलिट्री स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अभी ये तो महामारी बहुत ही रिसेंट हुआ है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर एक प्रकार से देखा जाए, जिस हिसाब से इकोनॉमिक और ये लोगों को परेशानी हुआ था, वॉर में भी इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, सेंसरशिप भी हुआ था। तो हम, इस किताब का ये रहेगा कि ये एक प्रकार से एक रिकॉर्ड रहेगा। और अभी मैं कह रहा हूँ, जैसे 2 साल हो गए किताब लिखे हुए, और कईयों को मैंने किताब पढ़े हैं, और अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आप बिल्कुल ही गलत है। तो इस किताब के बारे में मैं इतना कहूँगा, और इसके आगे भी मैं अपना विचार बताता रहूँगा, जैसे जैसे दूसरे पैंडेमिक का खतरा, या पैंडेमिक टीटी का खतरा, और भी जो कॉलम्स मैंने इसके मिल इस विषय में लिखे हैं, वो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल में मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।